जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय नौसेना को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी सर ने एक सम्मान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय नौसेना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर समुद्र से हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। उन्होंने कहा कि हमला शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का जो अनुरोध है वो किया गया था और हमने भी कार्रवाई को त्वरित रूप से रोक दिया। ये ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के बाद किया गया था और इसमें भारतीय नौसेना की अहम भूमिका रही थी। एडमिरल त्रिपाठी ने ये बताया कि एक नौसेना जो है पूरी तरीके से उस समय तैयार थी। हमें बस इंतज़ार था एक ऑर्डर का। अगर वो ऑर्डर हमें मिल जाता तो पाकिस्तान में जो विध्वंस है वो मचना तय था और उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। और ये बात हम भली बात जानते हैं कि भारतीय नौसेना किस प्रकार से प्रिपेयर थी और उस समय जो विजुअल्स थे वो भी सामने आ रहे थे। अगली रिपोर्ट भी भारतीय नौसेना को लेकर के ही है। भारतीय नौसेना की तरफ से कहा गया कि भारत ने शिप बिल्डिंग और हथियारों में काफ़ी प्रगति करी है, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है अभी भी जहां पर हमें काम करना बाकी है और वहां पर विदेशी निर्भरता लगातार बनी हुई है, और वो है इंजन प्रपल्शन सिस्टम। दरअसल विदेशी ओईएम पर निर्भरता हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जैसे कि गैस टर्बाइन हो गया, मरीन डीजल इंजन हो गए और एडवांस पावर सिस्टम हो गए। ये अभी भी भारत बाहर से ही लेता है। इसमें रणनीतिक जोखिम काफ़ी ज़्यादा है। सप्लाई चेन में रुकावट हो गया, प्रोजेक्ट में देरी हो गई, जियोपॉलिटिकल दबाव हो गया या फिर ऑपरेशनल रेडीनेस पर असर हो गया। ये सब इनके दुष्परिणाम हैं। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी काफ़ी सीमित होता है। इंजन टेक्नोलॉजी बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए विदेशी देश भी पूरी टेक्नोलॉजी शेयर करने से कतराते हैं। हालांकि भारत ने यहाँ पर कदम तो काफ़ी सारे उठाए हैं, जैसे मेक वन स्कीम हो गया या टीडीएफ हो गया, लेकिन अभी भी एक लंबा कदम हमारे लिए चलना बाकी है। ये हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जहाज़ों की स्पीड, स्टेल्थ और जो मिशन क्षमता है ये सीधे इंजन पर निर्भर करती है। और अगर हमने स्वदेशी इंजन बना लिया तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेकर आ रही है। भारत की थर्ड जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी के साथ आती है और जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है, वो इस समय अपने ट्रायल के अंतिम चरण से गुजर रही है। आपको बता दें कि इसका सफल ट्रायल जनवरी 2026 में महाराष्ट्र में किया गया था और अभी लद्दाख और रेगिस्तानी इलाकों में इसके जो फाइनल यूजर ट्रायल हैं वो चल रहे हैं। अगले 12 महीनों में प्रोडक्शन अप्रूवल मिलने की संभावना है और 2027 से ये भारतीय थल सेना में शामिल भी हो सकती है। ये टॉप अटैक कैपेबिलिटी के साथ आती है, यानी टैंक के ऊपर से हमला करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर है, जो कि टैंक का कमजोर हिस्सा माना जाता है। इसमें हमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर देखने को मिलता है, जो मूविंग टारगेट को भी ट्रैक करके हिट कर सकता है। इसमें फायर एंड टारगेट कैपेबिलिटी देखने को मिलती है, यानी लॉन्च के बाद ऑपरेटर को गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका वजन जो है मिसाइल और लॉन्चर के साथ 30 किलोग्राम के आसपास है, जिसके कारण इसको आसानी से पोर्ट कहीं भी किया जा सकता है। ये जो मिसाइल है इसकी रेंज 200 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर के बीच की है और ये टैंडम हीट वॉरहेड के साथ हमें देखने को मिलती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड को लेकर आ रही है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने भारतीय सेना को इनहैंस्ड पिनाका मार्क 1 रॉकेट सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी है और ये पहली बार है जब किसी प्राइवेट कंपनी ने यह सिस्टम सप्लाई किया है। ये कदम आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मजबूत करेगा। रेंज की बात करें तो पुराना जो मार्क 1 रॉकेट था वो 37.5 किलोमीटर तक हमला कर सकता था, लेकिन इनहैंस्ड वेरिएंट में ये रेंज हमें 45 से 60 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। अगर हम बात करें फायर पावर की तो एक लॉन्चर 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर सकता है, जबकि पूरी बैटरी में हमें इस प्रकार के 6 लॉन्चर्स देखने को मिलते हैं। ये एक बड़े इलाके को, जो कि तकरीबन 1000 × 800 मीटर का इलाका है, उसको ये कवर कर सकते हैं। और ये कुल मिलाकर आप इतना मान लीजिए कि बड़े इलाके में अगर हमें अटैक करना है तो उसके लिए ये सबसे घातक हथियार माने जाते हैं। नई टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम देखने को मिलता है। फायरिंग का समय कम होता है और इसकी जो तैनाती है वो काफ़ी तेज़ होती है और ये इसको शूट एंड स्कूट की जो कैपेबिलिटी है वो भी प्रदान करता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट K9 वज्र हॉविट्जर को लेकर आ रही है। K9 वज्र आर्टिलरी सिस्टम अब 82% से ज़्यादा स्वदेशी हो चुका है और इस प्रोजेक्ट में लार्सन एंड टोब्रो ने एक बड़ा रोल निभाया है और देश में ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई है। शुरुआत में ये प्रोजेक्ट साउथ कोरिया के हनवा डिफेंस के साथ कोलैबोरेशन में था, लेकिन अब धीरे धीरे अधिकतम जो पार्ट्स है, सिस्टम है और सप्लाई चेन है, ये भारत में शिफ्ट हो गए हैं और 80% से ज़्यादा जो वर्क पैकेज है अब ये इंडिया में ही सोर्स हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या क्या स्वदेशी हुआ है
उसकी बात करें तो स्ट्रक्चरल पार्ट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, हाइड्रोलिक्स हो गई और जो मैकेनिकल सिस्टम है, इन सबको अब इंडियन कंपनीज और एमएसएमईज के द्वारा बनाया जा रहा है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम हुई है, सप्लाई चेन मजबूत हुई है, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ी है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम काफ़ी मजबूत हुआ है। वहीं इसके रणनीतिक महत्व भी काफ़ी है। यह सिर्फ एक गन सिस्टम नहीं है बल्कि पूरे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का विकास है और भारत में इसे आर्मर्ड व्हीकल और अन्य डिफेंस प्रोजेक्ट में भी उपयोग किया जा सकता है। भारतीय सेना के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडियन आर्मी में पहले से ही ये सफल ऑपरेशन में हिस्सा ले चुकी हैं। डेजर्ट हो गया, हाई एल्टीट्यूड जैसे इलाके हो गए, उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हैं। मोबिलिटी के साथ साथ फायर पावर और जो दूसरी क्षमताएं हैं इंडियन आर्मी की, वो इनसे काफ़ी इंप्रूव हुई हैं। आने वाले भविष्य में इंडियन आर्मी के मेन बैटल टैंक जैसे कि T-72 हो गया, T-90 हो गया, अर्जुन हो गए, इनकी कैपेबिलिटी में एक मेजर बूस्ट होने वाला है क्योंकि इनमें लगे 81 mm के जो स्मोक लॉन्चर्स है, उन्हीं से अब लोइटरिंग म्यूनिशन को फायर करने की योजना पर काम किया जा रहा है। दरअसल ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आधुनिक युद्ध में टैंक, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एम्बुश टीम और ड्रोन से खतरे में है और अभी टैंक के पास बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट कैपेबिलिटी नहीं होती है। और ये जो नया अपग्रेड की प्रक्रिया चल रही है, इसमें जो ड्रोन है ये काफ़ी बड़ी भूमिका निभाएंगे। बेसिकली सिस्टम करेगा क्या, ये लॉन्च होने के बाद ड्रोन हवा में इसको लॉन्च करेगा और ये हवा में उड़ करके रियल टाइम सर्वेलेंस करेंगे और दुश्मन के टारगेट को खोजेंगे, उनको ट्रैक करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर प्रिसीजन स्ट्राइक भी करने की कैपेबिलिटी इनके पास होगी। इसका फ़ायदा ये है कि टैंक खुद ही देख और मार सकता है और बाहरी अनमैन एयर व्हीकल पर जो निर्भरता है वो कम होगी, सर्वाइबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अब ये काम कैसे करेगा? बेसिकली जो 81 mm का स्मोक लॉन्चर है, उससे पहले ड्रोन का सेफ लॉन्च होगा, फिर ड्रोन पावर्ड फ्लाइट में जाएगा और फिर सिक्योर कम्युनिकेशन से ऑपरेटर कंट्रोल करेगा, ऑटोनोमस टारगेट सर्च भी संभव होगा और उसके बाद जैसे ही टारगेट मिलता है तो ये तुरंत उस पर अटैक भी कर सकता है या फिर उसकी जो जानकारी है वो टैंक तक पहुंचा सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत के हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रोग्राम को लेकर आ रही है। भारत का हेल यूएवी प्रोग्राम अब कॉन्सेप्चुअल स्टेज से आगे बढ़कर डेवलपमेंट और प्रोडक्शन फेज में एंटर कर चुका है और उसके लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी कमर कस ली है। डीआरडीओ 1000 से लेकर 1200 हॉर्स पावर का जो टर्बोप्रॉप इंजन है उसको विकसित करने की योजना बना रहा है। ये इंजन हेल कैटेगरी के जो अनमैन एयर व्हीकल है उनके लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड माना जाता है। इसका लक्ष्य ये है कि MQ-9 जैसे जो ड्रोन है उनका निर्माण भारत में किया जाए और उनके जैसे ही जो एडवांस कैपेबिलिटी है उसको अचीव किया जाए। ये भी कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो ये ड्रोन 35,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं, 24 घंटे से ज़्यादा का एंड्योरेंस टाइम प्रदान कर सकते हैं। पेलोड की बात करें तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स देखने को मिल सकते हैं, सिंथेटिक अपर्चर रेडार देखने को मिल सकते हैं, सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम भी देखने को मिल सकते हैं और ये सर्विलेंस के साथ साथ प्रिसीजन स्ट्राइक्स में भी काम में आ सकते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये प्रोग्राम अब प्रोटोटाइप स्टेज में जा रहा है जहां पर 5 प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जाना है और इसमें प्राइवेट कंपनियां जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लार्सन एंड टोब्रो, अडानी डिफेंस जैसे जो कंपनियां हैं वो इसमें अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर रहे हैं और इसके पीछे का उद्देश्य है इन ड्रोन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना। डिज़ाइन की बात करें तो इस समय 2 डिज़ाइनें टेस्ट की जा रही हैं। इसमें एक वाई टेल है जहां पर कम रेडार सिग्नेचर और बेहतर सर्वाइबिलिटी ऑफर होगी और वहीं दूसरी है ट्विन बूम जहां ज़्यादा स्टेबिलिटी और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी। इंजन स्ट्रेटजी की बात करें तो शुरुआती प्रोटोटाइप में हमें हनीवेल का TPE 331-10 इंजन जो है वो देखने को मिल सकता है और लॉन्ग टर्म प्लान में जो हमारा स्वदेशी इंजन है वो देखने को मिलेगा और ज़रूरत पड़ने पर जो नए इंजन की संभावना है उसको भी इनकार नहीं किया गया है। फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो इंडियन आर्म फोर्सेस को बड़ी संख्या में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी तकरीबन 100 से ज़्यादा हेल यूएवीज और 87 जो मेल यूएवीज हैं इनकी रिक्वायरमेंट है और इसी को पूरा करने के उद्देश्य से ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करेगा, इंडिजिनस डिफेंस इकोसिस्टम इससे काफ़ी मजबूत होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एक ऐसे विषय को लेकर के जो राफेल डील से जुड़ा है और इसमें भारत को अब सेटबैक मिला है या भारत के उम्मीदों पर पानी फिरा है, ये आप डिसाइड करिए। आपको याद होगा हाल ही में भारत की तरफ से राफेल के सोर्स कोड को लेकर फ्रांस से डिमांड करी गई थी और उस पर फ्रांस का जवाब आ चुका है। फ्रांस ने भारत को राफेल फाइटर के सोर्स कोड देने से मना कर दिया है। इसमें बेसिकली RBE-2 ऐसा रेडार शामिल है और इसके अलावा जो मिशन कंप्यूटर है वो शामिल है, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है ये भी शामिल है। ये तीनों सिस्टम ही विमान की स्मार्टनेस, सर्वाइवल और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की क्षमता तय करते हैं और भारत ने सोर्स कोड की डिमांड करी थी। भारत खुद से राफेल को मॉडिफाई या अपग्रेड करना चाहता था जो कि अब फ्रांस के मना करने के बाद ये नहीं हो पाएगा। हर बदलाव के लिए हमें फ्रांस या फिर डसाल्ट की अनुमति लेनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर अस्त्र मिसाइल हो या ब्रह्मोस मिसाइल का इंटीग्रेशन हो, ये हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाएंगे। रेडार ट्यूनिंग हो गई या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अपडेट्स हो गई, वो हम नहीं कर पाएंगे। नए सॉफ्टवेयर का अपग्रेड भी हमारे खुद के लिए पॉसिबल नहीं होगा करना।
अब ये बड़ा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 की है और भविष्य में हमने काफी उम्मीदों के साथ 114 नए राफेल को खरीदने का प्लान बनाया है। लेकिन अगर सोर्स कोड नहीं मिला तो लंबे समय तक भारत को पूरी तरीके से फ्रांस पर निर्भर रहना पड़ेगा और युद्ध के समय तेज बदलाव करना मुश्किल हो सकता है। आमतौर पर कोई भी देश जल्दी सोर्स कोड देता नहीं है, तो इसमें इतनी चौंकने वाली बात भी नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि एक तरफ जहां फ्रांस की तरफ से ये सुनने को मिल रहा है, तो वहीं उसके उलट राफेल के विपरीत SU-57 का जो प्रस्ताव है उसमें भारत को रूस ने अभी सामने से आकर कह दिया है कि हम फुल सोर्स कोड एक्सेस देंगे, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी दिया गया है। यानी भारत खुद अपग्रेड, मॉडिफाई और कस्टमाइज कर सकता है। और इसी को लेकर इस समय डिफेंस कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई है कि आखिरकार हमें अगर डिपेंडेंसी ही लेनी है तो फिर हम इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके इसको क्यों ले रहे हैं। इससे अच्छा था तो हम रूस के साथ चले जाते, वहां पर हमें ज्यादा स्वतंत्रता देखने को मिलती। खैर जो भी हो, आने वाले भविष्य में चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।